नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। आपको लग रहा होगा हम लोग कहाँ से बोल रहे हैं। तो अद्भुत जगह है कपिल वस्तु और गौतम बुद्ध की नगरी, हिंदुस्तान और नेपाल का बॉर्डर। हम लोग एक कार्यक्रम के सिलसिले में यहाँ आए हैं। आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त भी देश के लिए इम्पोर्टेंट दिन है। अगस्त क्रांति का दिन है और बहुत से समाजवादी साथी इसको आज को ही मानते हैं कि यही असली स्वाधीनता दिवस है हमारा। उस पर चर्चा किसी और दिन करेंगे कि 9 अगस्त हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज अपनी रोज़ की पॉलिटिकल बात पे जो हमारा वीकली कार्यक्रम होता है, अशोक भाई, सबसे बड़ी घटना तो राहुल गांधी का वापस संसद में आना और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल की और जिस तरह से हमारे स्पीकर साहब ने ना नुकुर करके बड़े अनमने ढंग से उनको सदन में आने का वो किया। और मैं इसलिए जोड़ दूं इस बात को, हमारे स्पीकर साहब को 1200 किलोमीटर दूर सूरत में जब उनकी सदस्यता जाने की बात थी, गुजराती का जो निर्णय था 200-300 पेज का, वो उनको 15-16 घंटे में मिल गया अंग्रेजी ट्रांसलेशन के साथ। 2 किलोमीटर दूर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने में 2-3 दिन लगे। तो इस पे पहली चीज़ राहुल गांधी की सदस्यता वापसी। देखिए, राहुल गांधी को न्याय सर्वोच्च न्यायालय से मिलना था, ये करीब करीब हम सब समझ गए थे। लेकिन मैं जस्टिस भूषण गवई जी को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने निर्णय देने के में जो बात कही है वो हमारे लोअर जुडिशरी को नग्न करता है। उन्होंने जो बात कही कि किसी भी धारा के तहत जब आप मैक्सिमम सजा देते हो तो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है उस धारा के तहत। तो क्या ऐसी बात थी कि इनको 1 साल 11.5 महीने सजा हो सकती थी? 2 ही साल क्यों? लोअर कोर्ट 2 साल की सजा देने के बाद ये 2 साल की सजा ही क्यों ये जस्टिफाई नहीं कर पाया, इसीलिए सजा पे स्टे लगाया जाता है। उन्होंने नसीहत राहुल गांधी को भी दी कि आप भी थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा। सवाल, अब ये केस चलेगा, अब ये हाई कोर्ट जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, इसको 8-10 साल लगेंगे। लेकिन ये जो 2014 के बाद जो एक बेसिक राजनीतिक चेंज हमारे देश में दिखाई देता है कि विरोध के स्वर को कुचलो, सवालों को पूछने वाले के मुंह बंद करो, सवालों के जवाब मत दो, उसको निगलेक्ट करो, ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। राहुल गांधी का 4 साल का केस एकाएक उगाता है क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने सरकार को ये बता दिया कि 2024 के लिए आपके सामने एक ऐसा रोड़ा खड़ा होने जा रहा है जो जननायक के रूप में उभार रहा है। और ये राहुल गांधी को व्यक्तिगत मुझे पूछो, मैंने उनको कभी पप्पू नहीं माना, लेकिन मैंने उनको कभी जननायक भी नहीं माना। मुझे लग रहा था कि ये भीड़ इकट्ठा करते हैं कांग्रेस वाले और ये भाषण दे के आते हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में खासकर विपक्ष, जहाँ तक आप केरल में हो या फिर कर्नाटक में जब आते हैं या मध्य प्रदेश में भी या महाराष्ट्र में भी जहाँ सरकारें उनकी नहीं है, उस जगह लोग स्वयंभू जब लाखों के तादाद में सुनने आते हैं, लोग उनके साथ चलने के लिए तैयार है। ये इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, ये स्वयंभू लोगों का इंटरेस्ट है। तो इससे वो जननायक बन के उभरे। तो पूरे देश का विपक्ष, हमारे जैसे विश्लेषक और आम आदमी जिसके सामने एक पप्पू की छवि थी, वो तोड़ के एक नए जननायक के रूप में, युवा जननायक जो सवाल पूछता है। और ये सिर्फ संघर्ष सड़कों का नहीं था, उसके बाद हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और जिस हिसाब से राहुल गांधी बरसे, तो सत्ता पक्ष को ये बात तो समझ में आ गई, चाहे सांसद के अंदर हो चाहे रोड पे हो, एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है। और फिर उसी डर से अब इसको राजनीति से दूर कैसे किया जा सकता है। जी जी। फिर वो केस 4 साल पुराना जो एक जज के सामने था, उनको लगा ये जज हमारे लायक नहीं है, मतलब हमको सूट नहीं करता, तो खुद ही हाईकोर्ट से स्टे लेके आए और जैसे ही वहाँ अपने आदमी का ट्रांसफ़र करवाया
तुरंत 1 महीने के अंदर स्टे वैकेट होता है, 1 महीने के अंदर मैक्सिमम 2 साल की सज़ा होती है, जिसके तहत इनकी सदस्यता ही नहीं जाती, बंगला ही नहीं जाता। इनको 8 साल तक आने वाले चुनाव में मतलब इन्होंने और 5-10 साल की व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन आखिर में सच्चाई की जीत होती है। मैं ये मानता हूँ सच्चाई की लड़ाई थोड़ी तकलीफ वाली है, खासकर कलयुग में तो सच्चाई के लिए बहुत लड़ना पड़ेगा। द्वापर युग में सच्चाई के लिए महाभारत हुआ, ये तो कलयुग है, उससे ज़्यादा बड़ा महाभारत झेलना पड़ रहा है। लेकिन जब ये निर्णय आया तो सोमवार के दिन, शुक्रवार को निर्णय आया, सोमवार को वापसी हो गई। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित और बीजेपी को बदनाम करने का जगह ढूंढ रही थी। मेरा कहना उल्टा है। एक राजनीतिक परंपराएं होती है, कुछ हर जगह की एक परंपरा होती है। स्पीकर की एक परंपरा है। स्पीकर जब आदमी बनता है वो किसी ना किसी राजनीतिक दल का होता है, लेकिन उस चेयर पर बैठने के बाद वो निष्पक्ष रूप से, हालांकि थोड़ा बहुत सरकार की तरफ झुकाव होता है, लेकिन निष्पक्ष रूप से वो सभी के साथ न्याय करने का प्रयास करता है। जब शनिवार को अधीर रंजन चौधरी चले गए स्पीकर के पास, जब इन्फॉर्मेशन पहुंची, स्पीकर यदि उनको ये 2 बातें कह देते कि अधीर रंजन जी छुट्टी है, सैटरडे संडे, मंडे को अपन कर देंगे, चिंता मत करो, तो शायद ये बवाल नहीं होता। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, क्योंकि स्पीकर महोदय को भी मालूम नहीं था कि करना क्या है, कि आदेश क्या आएगा ऊपर से। तो उन्होंने कहा कि आप तो सेक्रेटरी जनरल को दे दो, मैं तो छुट्टी पे हूँ। सेक्रेटरी जनरल को लगा जब स्पीकर ही मेरे पे ढेल रहा है, तो उसने आगे और टलका दिया। उसने कहा मेरी भी छुट्टी है। ऐसा करके एक वरिष्ठ नेता को, जो CBI या ED या अब इलेक्शन कमीशन के लोगों की नियुक्ति के समय कमेटी का एक मेंबर बनता है, एक ऐसा वरिष्ठ नेता जिसको आप टेबल टेनिस जैसे टला रहे हो, तो वो रिएक्ट तो करेगा। और जब पूरा सैटरडे संडे इन्होंने विचार विनिमर्श किया और देखा होगा डैमेज ज़्यादा काय में है, राहुल गांधी को नहीं आने देने में है कि आने देने में है। आने देने में क्या होगा, राहुल गांधी की सदस्यता होगी, लोग जय जयकार करेंगे, एक परसेप्शन बनेगा, राहुल गांधी बुरी तरह से बरसेंगे, वो झेल लेंगे। लेकिन यदि नहीं आने दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डिसीजन में छीछालेदर की, अब और रिव्यू पिटीशन में जब सुप्रीम कोर्ट ने और डंडा चलाया तो लेना भी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का भी सुनवाई होगी और जनता के बीच में जगहसाई होगी। ये सब टालने के लिए इन्होंने मंडे को तुरंत लेटर टाइप करके लेटर दे दिया। ये पूरा एपिसोड हुआ। सवाल ये है, क्या संजय सिंह की सदस्यता पूरे सेशन के लिए सस्पेंड निलंबन करना चाहिए? क्या TMC का अभी एक और निलंबन हुआ है, डेरेक का हो गया, वो भी होना चाहिए। विरोध ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। सरकार, विपक्ष यदि सरकार को सवाल नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? क्योंकि विपक्ष में जो लोग हैं वो सांसद हैं, उनकी जनता उनको सवाल पूछती है। उन सवालों का हल वो या तो अपने सरकार से करेंगे या यदि विरोध में है तो सत्ता पक्ष से करेंगे जी। यदि कल चाइना का कोई प्रॉब्लम हो गया, यदि कल महंगाई है, तो महंगाई के लिए कांग्रेस आपस में तय करके टमाटर खरीद करके बांट तो नहीं सकते। उन्हें सरकार को ही बोलना पड़ेगा कि महंगाई है, कुछ तो आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। डॉलर यदि ज़्यादा बढ़ रहा है, रुपए गिर रहा है, तो इसको सरकार को ही करना है, क्योंकि नीति के तहत आपको नई नीतियाँ बनानी पड़ती हैं। तो जब सरकार सवाल के जवाब नहीं देते, और खासकर मणिपुर का तो इतना बुरा हाल। मैं मणिपुर पे आता हूँ। अशोक भाई, एक इसी से रिलेटेड है, क्योंकि इसको खत्म कर लें। उस सुप्रीम कोर्ट ने जब राहुल गांधी को ये नसीहत दी है कि भाई आपको थोड़ा रिस्ट्रेन रहना चाहिए, तो मैं, आपको नहीं लगता है कि इनडायरेक्टली मैसेज ये भी प्राइम मिनिस्टर को है कि आपकी भाषा क्या है? मतलब आप जब राहुल गांधी को तो केवल इस पे नसीहत दी है, और प्राइम मिनिस्टर तो जैसे इंडिया के नाम से उनके सपनों में आता है, इंडियन मुजाहिदीन, PFI, दूसरे दिन घमंडिया, तीसरे दिन मालूम नहीं कुछ और, मतलब रोज वो इंडिया को गाली देते हैं उठ के, क्विट इंडिया। तो और अपने लोगों से कहते हैं कि नहीं इंडिया मत बोलना, NDA बोलना है इनको, अरे UPA बोलना। तो मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आगाह तो इनको भी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सभी को आगाह कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट VHP को, सुप्रीम कोर्ट धर्म संसद वालों को। सुप्रीम कोर्ट के लिए सभी सामान्य होते हैं। वो आंखों पे पट्टी बांध के न्याय देवता बैठी हुई है, उसके आगे कोई अपना पराया नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने जब राहुल गांधी को नसीहत दी, इसके मायने हैं सभी को सोच समझ के बोलना होगा।
जो नारायण राणे कल बोल रहे थे पार्लियामेंट में, मैं औकात दिखा दूंगा, जी। ये केंद्रीय मंत्री का टपुरीपन दिखाता है। वो जो टपुरी लैंग्वेज होती है, जो छिछोरापन है, ये दिखाता है और दर्द होता है, दुख होता है। मैंने उस पार्लियामेंट को देखा है। मैंने आज से 20-25 साल पहले जब मैंने पार्लियामेंट को कवर किया, तब मैंने पार्लियामेंट में शेर शायरी होते हुए दिखाई दी, कविताएं सुनाती हुई दिखाई दी, कहानियाँ और तेज तर्क सुनाई दिए, और अटल बिहारी वाजपेयी पे क्या कटाक्ष होते थे और वाजपेयी जी उसको हंसते हुए स्वीकार करते थे, मैंने वो भी देखा। जो एक दूसरे के खिलाफ खड़े होके बरसते थे सेंट्रल हॉल में, एक दूसरे की कॉफ़ी के और चाय के पेमेंट करते हुए देखा मैंने। हालांकि 25 पैसे ही होता है चाय की कीमत, लेकिन वो भी देने के लिए दोनों एक आपस में करते थे। क्योंकि मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली विपक्ष और सत्ता पक्ष ये आया तो दोनों ही चुन के है, आया तो दोनों ही देश की भलाई करने के लिए है। अपने अपने तरीके अलग अलग हो सकते हैं, अपने अपने विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के खून के पैसे नहीं होने चाहिए। और वर्तमान में वो जो दिख रहा है, खासकर 2014 के बाद राजनीति में इतना छिछोरापन आया है, जो डेप्थ थी वो ख़त्म हो गया है। तो लगता है कहीं ना कहीं एक हम ऐसे एरा में जा रहे हैं जहां मतलब राजकीय मूल्य खत्म हो गए और तानाशाही हावी हो रही है। ठीक बात। मैं अशोक भाई इसी से, क्योंकि अब हम लोग मणिपुर पे आ जाएं, क्योंकि बिना मणिपुर के मुझे लगता है कि आज हम लोगों का कोई भी विमर्श जब तक मणिपुर समाप्त नहीं हो सकता, खत्म नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को भी मणिपुर आना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए हैं, 42 SIT बनाई हैं, बाहर के DIGs ला रहे हैं, वो साफ साफ कर रहा है कि केवल स्टेट गवर्नमेंट फेल्योर नहीं हुई, वो तो उसने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फेल्योर है, वो स्पष्ट है। मैं थोड़ा पीछे जाऊं जी। जब ये वीडियो रिलीज हुआ, सुओ मोटो केस 3 मई वाला जो महिलाओं को, जो 4 मई का जो केस हो गया, जो 18 मई को रजिस्टर हुआ केस, जी। ये जब वीडियो वायरल हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी सुओ मोटो लिया। और जहां तक चर्चाएं सुनी है मैंने कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इतने आहत हुए कि उन्होंने रात को ही नोटिस इशू करने का मन बना लिया था। ये बात कहीं पता पड़ गई तो पूर्व राष्ट्रपति जी को बीच में लाया गया, फिर मुख्य न्यायाधीश रात को 12 बजे चाय पीने गए, ये तो कोविंद साहब ने ही ट्वीट करके बता दिया। जी। और शायद सुबह तक का टाइम मांगा गया। और 3 महीने तक जो आदमी चुप था, 3 महीने तक जिस आदमी के लिए भारत के नक्शे में मणिपुर था ही नहीं, 3 महीने तक मणिपुर की आग की आंच उस आदमी के पास नहीं आ रही थी। पता नहीं किस चमड़ी का बना हुआ है वो आदमी एकाएक मीडिया के सामने बताता है कि उसको दर्द है, क्रोध है, 145 करोड़ लोगों का अपमान है। क्रोध, दर्द होने में और 145 करोड़ का अपमान समझने में यदि 3 महीने लगते हैं, लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी जलने दी जाती है, सैकड़ों लोगों की लाशें बिछती है, तो इस आदमी का सीना 56 इंच का हो सकता है, दिल अंदर 4 इंच का भी नहीं। मैं लिख दूं आपको, क्योंकि जिसके अंदर थोड़ा भी दिल है वो आदमी 3 महीने तक मेरे देश का एक राज्य जलने नहीं देता। ये सर्वोच्च न्यायालय के डंडे से उन्होंने ये क्रोध और व्यक्त किया, लेकिन वो पीड़ा और क्रोध जो उन्हें हुआ, उसकी परिणति फिर मुझे 15 दिन कुछ होती हुई दिखाई नहीं दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उनको ये ज़रूर कहा था कि आप कुछ कीजिए, नहीं तो हमको करना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि ये कुछ करना नहीं चाहते, फिर सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं सुनवाई शुरू की। और उसकी परिणति क्या हुई? 42 SIT, इवन CBI की भी निगरानी ऊपर से करेगी। 3 जज, महिला जज, 6,500 FIR, ये 6,500 FIR और कुछ 300-400 अरेस्ट, और करीब करीब 12,000 प्रिकॉशनरी अरेस्ट। FIR से मतलब नहीं है, एक FIR 3 महीने में नहीं हुई। ये वो वीडियो जारी होने तक पुलिस उसमें, वो लड़की महिलाएं कहती है कि हमको पुलिस ने खुद जंगल से निकाल के दंगाइयों के हवाले किया, उस पुलिस पे एक्शन नहीं। तो फिर FIR दर्ज करने के बाद इतने दिनों तक किया क्या? 18 मई टू जुलाई अगस्त तक किया क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरवेन करने के बाद 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया, फिर अरेस्ट किया। हर जगह यदि सर्वोच्च न्यायालय ही आए तो फिर सरकारें किस काम की? ये सवाल उठता है। इसमें केंद्रीय सरकार ही नहीं, इसमें गृह मंत्री सबसे बड़े फेलियर हैं। वहाँ की गवर्नर
अनुसुईया उइके मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वर्धन जी उनको मध्य प्रदेश कंबाइंड मध्य प्रदेश से मैं उस महिला को देखते आया हूँ। बिल्कुल मेरे ट्रेनी जर्नलिस्ट था, तब से मैंने उनका करियर देखा है। उनसे ज़्यादा संवेदनशील महिला मैंने बहुत कम देखी है। मैं आज भी कहूँ, आप भी चले जाएं और उनसे बात करें, जब आप उनको जानते नहीं हैं, आप एक पत्रकार बन के जान, उनकी आंखों में आंसू नहीं टपके तो मैं शायद मेरा पत्रकारिता छोड़ दूंगा। इतनी संवेदनशील महिला है वो। मैं सुमित्रा महाजन के कैटेगरी में उनको रखता हूँ। उस महिला ने रिपोर्ट दी, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाद में वो खुद टीवी पे कह रही है कि मैंने रिपोर्ट्स दी। आज एक राज्यपाल आप नियुक्त किस लिए करते हैं, और राज्यपाल की दी हुई रिपोर्ट को क्यों आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पर एक्शन क्यों नहीं ले सकते। फिर आता है, क्या मणिपुर जलने दिया गया, क्या मणिपुर जलाया गया, क्या मणिपुर जलाने के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसका हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार भी है। यदि ये आरोप मैं लगाऊं तो इस आरोपों को लगाने के लिए मेरे पास कम से कम सर्वोच्च न्यायालय का इतना तो नैतिक बल है कि सर्वोच्च न्यायालय को जब खुद सरकार का काम करना पड़ रहा है, इसका मतलब सरकार वहाँ नहीं है, तो फिर ये लोग इस्तीफा क्यों नहीं देते, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू क्यों नहीं किया जाता। लगातार विपक्ष बोल रहा था कि एक बार प्रधानमंत्री के वक्तव्य दें। जो वक्तव्य प्रधानमंत्री का मांगता है उसको आपने निष्कासित कर दिया संजय सिंह को। बाकी लोगों को फिर विपक्ष के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए। कम से कम पार्लियामेंट्री एक परंपरा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का जवाब तो प्रधानमंत्री देंगे, और नो कॉन्फिडेंस मोशन यदि मणिपुर पे है तो कम से कम मणिपुर पे कुछ तो बोलेंगे। इस अनुशंसा से वो लाया। सबको पता है विपक्ष के पास समर्थन नहीं है, ये विपक्ष का ये प्रस्ताव गिरेगा, लेकिन कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पे तो आएगी, कहीं तो मुंह खुलेगा। आप बोलने के नहीं खोलते हो तो रसगुल्ला खाने के लिए तो मुंह खोलोगे। जी जी। मैं लेकिन अशोक भाई एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं दर्शकों को भी बता दूं, और वो बहुत सेंसिटिव है। निशिकांत दुबे एक पार्लियामेंट शुरू होती है और उनको जिस तरह से समय देते हैं स्पीकर, उनका माइक भी ऑफ नहीं होता है। मंत्री अश्विनी चौबे खड़े हुए हैं लेकिन उनके माइक को ऑन किया जाता है, ऑन ही नहीं किया जाता, कैमरा भी उनके ऊपर लगाया जाता है। और वो फिर एक कुछ न्यूज़ क्लिक के ऊपर वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी। मैं ये बात थोड़ा इसलिए बता दूं दर्शकों को भी समझ में आ जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट छपी जिसमें एक लाइन में वो लिखा था। खैर, उसके बाद वो सीधे आक्षेप राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ नेताओं पे लगाते हैं कि इन्होंने चीन से पैसा लिया है और हिसाब दें। मेरा चीज़ एक और पूछना है, ये मालूम नहीं कितने दर्शकों को पता हो, हमारे मोदी जी, जो मैंने आपको भी दिखाया, आप भी उसको जानते हैं, मोदी जी चीन में 2011 में जाके स्मगलरों को छुड़वाने की 22 स्मगलर मोदी जी पैरवी करते हैं। जो हमारा अभी का विदेश मंत्री है, उस समय एम्बेसडर था चीन का, ये स्मगलरों को छुड़ाने की पैरवी करते हैं। खुद एडमिटेड फैक्ट है मोदी जी का, और उस पर कोई बयान नहीं। मोदी जी जाके खुद कह रहे हैं कि मैं गया 22 नौजवानों को मैंने छुड़ाने की पैरवी, खुद कह रहे हैं। 22 नौजवान क्या भारत का झंडा लगाने वहां गए थे, किस लिए अरेस्ट हो गए थे? स्मगलिंग कर रहे थे वहां से हांगकांग से। उसमें 11 लोगों को सजा हुई। मैं थोड़ा इस पे भी जानना चाहूंगा, ये केवल आप गाली एक दूसरे को देते रहेंगे? निशिकांत दुबे जैसे लोग को छोड़ा जाता है पार्लियामेंट में, उनका काम यही है कि डिस्ट्रक्ट करो। या नो कॉन्फिडेंस मोशन मणिपुर का आया तो मणिपुर से उठा के चाइना उठाओ। जिस न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट का ये रेफरेंस देते हैं, उस न्यूयॉर्क टाइम ने नरेंद्र मोदी की सरकार को 10 बार लताड़ा। जब विपक्ष न्यूयॉर्क टाइम का जवाब देते हैं तो वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम भारत के खिलाफ आग उगल रहा है। आज न्यूयॉर्क टाइम ने चाइनीज़ का पैसा भारत में बट रहा बोला, सूट होता तो वही न्यूयॉर्क टाइम लेके आज हमारे आईबी मिनिस्टर आगे खड़े, हाँ, शर्मसार, बिना शर्मसार हुए आगे खड़े हो जाते हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम जब मैं खड़ा होता हूँ लेके कि भाई साहब ये आपके बारे में क्या छपा, तो ये प्रोपेगेंडा होता है। आज वो प्रोपेगेंडा नहीं है। जिनका दोहरा चरित्र है उनसे क्या कहें। लेकिन अब मैं कई पोर्टल्स पे बात प्रोग्राम करता हूँ, तो कई जगह नीचे रिएक्शन आता है, तुम्हें भी चाइना से पैसा आया क्या? एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा है कि जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है वो चाइना से पैसा आ रहा है। लेकिन चाइना तो मैं कभी एक बार चाइना देखने गया था, वो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लेकिन इससे ज़्यादा तो वो भी सरकार के पैसे से नहीं, मैं खुद गया था।
सबसे ज़्यादा चाइना से घनिष्ठता किसकी होगी? तो नरेंद्र मोदी जी की है। मोदी जी चाइनीज़ लोगों को झूला झुलाते हैं। मोदी जी एज अ चीफ मिनिस्टर कई बार चाइना गए, डेलीगेशन लेके गए। चाइनीज़ संस्कृति भारत में पलनी चाहिए, इसीलिए चाइनीज़ की जो भाषा है मैंडरीन, वो गुजरात के स्कूल और कॉलेज में लागू करने का उनका प्रस्ताव भी है। उन्होंने सिखाने का प्रयास भी शुरू किया और नाम दिया कि कल्चरल एक्सचेंज होगा। अब उसके बाद ये जो 11 लोग जो सज़ा याफ्ता थे, 22 लोगों में से 11 लोग तो चलो निर्दोष थे तो आपने छुड़वा के लाए, जो 11 सज़ा याफ्ता थे उसको भी छुड़वाने में आपने मदद की। आप एक्सपोडाइट करने की बात करते हो। आप उस देश की जो स्मगलर है वो दोनों देश को मारता है। वो चाइना को भी मारता है स्मगलिंग करके और भारत का भी मारता है, क्योंकि हमारे यहाँ से स्मगलिंग करके गया है तो हमारी भी ड्यूटी डुबाई है, उसकी भी ड्यूटी डुबाई है। उसको छुड़ाने के लिए वो जाते हैं क्योंकि वो गुजराती हैं। तो गुजराती स्मगलर भी हो तो मारो 6, गुजराती व्याभिचारी भी तो मारो 6, कोई भी हो डकैत भी हो तो मारो 6, पैसा लेके भाग जाए तो मारो 6। फिर बोल नहीं सकते आप ललित मोदी के बारे में, आप किसी मोदी के बारे में बोल नहीं सकते, वो कितना भी व्याभिचारी हो, क्योंकि एक मोदी गलती से इस देश का प्रधानमंत्री बन गया तो सारे मोदियों को अभयदान मिल गया। ये स्थिति है इस देश की। वो लोग जो स्वयं गोद में बैठ के चाइना के इस सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करते थे, क्या मोदी जी जब चाइना गए तब उनको मालूम नहीं था कि बॉर्डर पे चाइना डटा हुआ है और भारत का दुश्मन है? तब मोदी जी गए तो किस मुंह से गए भारत के दुश्मन के पास? राहुल गांधी एम्बेसडर को जाके दिल्ली में मिलते तो आप इशू बनाते हैं, आपको तो वाप जाके बैठे। और वर्तमान में जो आज हमारे विदेश मंत्री है, क्या उन्हें नरेंद्र मोदी के कहने पे 22 स्मगलरों को छुड़वाने का इनाम मिला जो आज वो मंत्री बने हैं? इस देश का विदेश मंत्रालय 22 स्मगलरों के भेंट चढ़ा है। यदि ये मैं कहूं तो गलत क्या होगा? क्या विदेश मंत्री बताएंगे कि नरेंद्र मोदी आए तो क्या बात हुई? जी। क्या विदेश मंत्री ने नीचे बताया था कि गुजरात के मुख्यमंत्री आके हमसे बात करके गए हैं? क्या विदेश मंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री की सुनेगा या एक राजदूत या अपने विदेश मंत्रालय का सुनेगा? विदेश मंत्रालय एक ऐसा टेक्निकल मंत्रालय है जहां सिवाय विदेश मंत्री के और खासकर ब्यूरोक्रेसी के इवन पॉलिटिशियंस की भी ज़्यादा सुनी नहीं जाती। एक राज्य का मुख्यमंत्री जो विपक्ष के खेमे में है वो राजदूत को समझाता है और राजदूत उसको मदद करता है जाके। जी। क्या इसके अंदर कुछ षड्यंत्र दिखाई नहीं देता? जी। ये तो चीन ने तो इनकी दोस्ती करके ये जो हमारे जवान शहीद हुए चीन बॉर्डर पे जी, वो शहादत भी मैं मोदी जी के नाम पे लिखने के तैयार हूं आज। वो आपका पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे तो ये समझ में आ गया, तो हमारे तो पीएमओ में चाइना के डायरेक्ट कनेक्शन है, इसीलिए हम चीन का नाम नहीं लेते भाषण में। इसीलिए चीन के साथ जो समझौता होता है उसमें आज भी हमारी जमीन गई हुई है। ये कहते हैं हमने हमारी जमीन नहीं दी, लेकिन नो मैंस लैंड यदि आपने इधर खिसकाई है। आप जाके लद्दाख के लोगों को पूछो उनके गोचर की जमीन कहाँ चली गई। आज लद्दाख के मेरे भाई गाय भैंसों को चराने के लिए जो जगह थी वो चाइना के कब्जे में चली गई। आज हम क्या करेंगे? क्या इस बारे में कभी प्रधानमंत्री ने और मंत्री ने मुंह खोला है? आपके तो एम्बेसडर जो चाइना में रहे बहुत अच्छे मधुर संबंध थे उनके, चाइना को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो कहते हैं कि चाइना के साथ स्थिति अभी भी ठीक नहीं हुई, तो फिर आप किस काम के? आप यदि चाइना के साथ संबंध ठीक नहीं कर पाते तो फिर आपके चाइना समझते, आपने चाइना को समझा क्या? आपने चाइना को समझा नहीं। आपने सालों पहले इन्वेस्ट किया एक गुजराती मुख्यमंत्री को सुन के, ये सोच के कहीं इसके दिन आ गए तो मेरे भी अच्छे दिन आ गए। तो प्रधानमंत्री आने के बाद अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन कुछ मोदियों के आ गए हैं, अच्छे दिन कुछ अडानियों के आ रहे हैं, कुछ अंबानियों के आ गए हैं, अच्छे दिन कुछ नेताओं के आ गए हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के आ गए हैं, अच्छे दिन गुजरात कैडर के खास करके कैडर के आ गए हैं, अच्छे दिन तो भाई साहब जो योगी का विरोध करते हैं उनके भी आ गए हैं, अच्छे दिन गडकरी को गाली देने वालों के आ गए हैं, अच्छे दिन जो पिग्मी है राजनीति में,
राज्य के, हर राज्य के पिग्मी है, छोटे छोटे बौने नेता, उनके अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन हमारे विदेश मंत्री के आ गए हैं कि जो रिटायर्ड होके कहीं भाषण देता होता है, आज मंत्री बन के पावर एंजॉय कर रहा है। यह है चाइना का सत्य। क्या बात करें। और जिसको फंडिंग किया, हम तो खुले बोलते हैं। आज मैं आपके तरफ से भी गारंटी लेता हूँ, और मेरे तरफ से तो मैं 10 बार बोलता हूँ। मैं अजीत अंजुम के तरफ से गारंटी लेता हूँ, मैं दीपक शर्मा की तरफ से, मैं अभिसार की तरफ से गारंटी लेता हूँ, मैं सभी लोगों की गारंटी लेता हूँ कि आपके पास ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई है, करिए, रेड करिए हम पे, चाइना का पैसा निकालिए, हमको जेल में डालिए, हम देशद्रोही है। तो सिर्फ बोलिए मत, क्योंकि आप सिर्फ बोलते हो, करते नहीं हो, और डराते हो, और डराते हो। डराते हो। वो डरेंगे जिनके पीछे रेले होंगे, जो साफ उतरे हैं। और हम पत्रकारिता बाय चॉइस करने आए हैं, हम पत्रकारिता कंपल्सन में नहीं आए हैं। हमारे चॉइस से पत्रकारिता करेंगे तो पत्रकारिता करेंगे। आपके जैसे कई आते और कई जाते धमकाने वाले। हाँ। और अशोक भाई, सबसे बड़ी बात है कि हरदम मन में लगता है कर क्या लोगे, कर क्या लोगे। भाई उन्होंने एक बार कहा था, मेरा क्या है, मैं तो थैला उठा के चला जाऊंगा। हमारा क्या है, हम थैला उठा के दूसरी जगह बोलना शुरू कर देंगे, चले नहीं जाएंगे। नहीं, जेल जाएंगे तो जेल में बताएंगे लोगों को, जेल में बताएंगे बताएंगे कि तुम क्या आदमी हो, तुम क्या करते हो। बिल्कुल, ऐसा थोड़ा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, क्योंकि आज एक कार्यक्रम भी है तो उसमें चला जाए 9 अगस्त की अलग, क्योंकि हम सब लोगों को दुख होता है जब 9 अगस्त को हम लोग बहुत ही सामान्य रूप से किसी साधारण दिन की तरह मना लेते हैं। देश के लिए मेरे हिसाब से 15 अगस्त और 26 जनवरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।